हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 यानी भारत के विदेश संबंध का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू करने वाले हैं, जो टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल जो भी वीडियो अपलोड की जाए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक बिना किसी बाधा और रोक टोक से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमें दोस्तों टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप इस वीडियो का जो पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की विदेश नीति किस कारण से प्रभावित होती है? ए केवल सांस्कृतिक कारक, बी केवल आंतरिक कारक, सी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कारक, डी केवल आर्थिक कारक। तो दोस्तों किसी राष्ट्र की जो विदेश नीति है वो किससे प्रभावित होती है? वो होती है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कारक दोनों से किसी राष्ट्र की जो विदेश नीति वो प्रभावित होती है। सी इसका सही विकल्प है। नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए चीन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने? तो नेहरू के बाद वह प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए चीन की यात्रा की थी वो है दोस्तों राजीव गांधी। जी हाँ, राजीव गांधी 1988 में चीन की यात्रा की थी। उन्होंने संबंध सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीन की यात्रा कब की गई? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीन की यात्रा कब की गई? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो चीन की यात्रा की गई थी वो इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ 1978, 1988, 1976, 1990। ये तो प्रश्न गलत है। यहाँ पर आएगा कि राजीव गांधी द्वारा जो है चीन की यात्रा कब की गई? तो वह है 1988। तो यहाँ पर राजीव गांधी कर लीजिएगा। तो राजीव गांधी द्वारा 1988 में चीन की यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न, किस युद्ध से पहले भारत ने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली थी? ए कारगिल युद्ध, बी चीन युद्ध, सी भारत पाकिस्तान युद्ध, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों कारगिल युद्ध, यानी 1999 में दोस्तों कारगिल युद्ध होता है। और इससे पहले जो है भारत ने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली थी। हाँ, कब प्राप्त कर ली थी? हमने 1999 से पहले ही परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली थी। क्लियर? चलिए कहा, यानी अगर बात की जाए तो 1998 जो है हमारा परमाणु जो परीक्षण किया गया था उस समय भारत जो है परमाणु क्षमता प्राप्त करने देश बन चुका था, यानी कारगिल युद्ध से पहले 1998 में। अगला है दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक एक साथ एक देश के रूप में इकट्ठा रहे? तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है कब तक एक साथ एक देश के रूप में इकट्ठा रहे? ए 1946 से 1950, बी 1947 से 1971, डी 1945 से 1970 और डी 1947 से 1972। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है दोस्तों 1947 से 1971 तक एक देश के रूप में इकट्ठा रहा। और 1978 में दोस्तों 71 में जो पूर्वी पाकिस्तान जो है उसका नाम बदल कर क्या होगा दोस्तों? बांग्लादेश, और एक नए राज्य की स्थापना हो जाती है 1971 में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, भारत चीन युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए चीन नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सका, बी संघर्ष के दौरान सोवियत संघ तटस्थ बना रहा, सी सोवियत संघ ने भारत के विरुद्ध चीन की सहायता की, डी चीन ने अपनी सेना को पहले वाली स्थिति में वापस नहीं बुलाया। तो भारत चीन युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वो कौन सा कथन सही है दोस्तों? वो कथन सही है बी संघर्ष के दौरान सोवियत संघ जो है तटस्थ बना रहा। बाकी सभी जो गलत है, सभी कथन गलत हैं, बी सही कथन है। ठीक। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? तो भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? ए क्योंकि भारत ने संधि को अच्छा माना था, बी क्योंकि भारत ने संधि को भेदभाव, यह संदीप नहीं दोस्त संधि है, ठीक है। तो भारत ने संधि को भेदभावपूर्ण माना था, सी क्योंकि भारत चाहता था इस संधि पर पहले अमेरिका साइन करे, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वह है बी क्योंकि भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना था, इसलिए भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्लियर? लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच दोस्तों जो समझौता हुआ तो उसका नाम क्या? वो है ताशकंद समझौता। जो ताशकंद कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में। तो 1966 में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ जैसे ताशकंद समझौता के नाम से जाने जाते हैं। और इसी समझौते के बाद जो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का देहांत भी हो जाता है रात्रि के समय। चलिए प्रश्न नंबर 9, भारत ने मार्च, जी हाँ भारत ने मार्च 1947 में ही देश का आयोजन कर डाला। तो भारत ने मार्च 1947 में किसका आयोजन कर डाला? ए एशियाई संबंध सम्मेलन, बी एफ्रो एशियाई सम्मेलन, सी
ठीक है, सी क्या है दोस्तों, वारुण सम्मेलन, और डी कोई भी नहीं। तो भारत द्वारा 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका ए विकल्प जो है दोस्तों वो सही है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसे वीडियो को माफ़ कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर से कभी भी कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप इस चैप्टर जितने प्रश्न आएंगे आराम से आप परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य में से सही कथन को चुनिए। ए, भारत और बांग्लादेश के बीच नवंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हो गया था। बी, लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। सी, नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। डी, भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में शिमला समझौता हुआ था। तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों वो है वो नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सी इसका जो सही विकल्प है। जी हाँ, सी इसका सही विकल्प है। ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों जो है कभी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से गलत कैसे हो जाता है। जैसे भारत और बांग्लादेश बीच नवंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हो गया, तो वो भारत और बांग्लादेश बीच नहीं था दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान के बीच था। ठीक है। तो यहाँ पर आया भारत और पाकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में शिमला समझौता हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में शिमला समझौता हुआ, ना कि 1962 में हुआ था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे। ए, संप्रभुता को बचाए रखना। बी, क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना। सी, किसी एक गुट में शामिल ना होना। डी, ए और सी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू के जो विदेश नीति के उद्देश्य थे वो थे दोस्तों ए और सी दोनों। जी हाँ, यानी डी, ए और सी दोनों, यानी संप्रभुता को बचाए रखना और किसी एक गुट में शामिल ना होना, यही नेहरू की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे। अगला, निम्नलिखित में से किस नेता को तिब्बत और भारत में शरण लेनी पड़ी। तो उस नेता का नाम क्या है जिससे तिब्बत और भारत में शरण लेनी, वो है दोस्तों दलाई लामा। इन्हें 1959 में भारत में द्वारा शरण दे दिया गया था। ये थे दोस्तों तिब्बत के धार्मिक गुरु। पंचशील क्या था। ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा विदेश नीति से संबंधित दिया गया सिद्धांत। बी, महात्मा गांधी द्वारा चाइना के साथ दिया गया सिद्धांत। सी, वल्लभ भाई पटेल द्वारा शिमला समझौते के बाद दिया गया संविधान। और डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पंचशील दोस्तों वो था जवाहरलाल नेहरू द्वारा विदेश नीति से संबंधित दिया गया सिद्धांत। ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 14। नेफा को अब किस नाम से जाना जाता है। तो नेफा को दोस्तों अब जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है, वह अरुणाचल प्रदेश। इसे पूर्वी सीमांत प्रदेश के नाम से भी क्या जाना जाता है दोस्तों, पूर्वी सीमांत प्रदेश के नाम से भी पहले जाना जाता था। किसको, अरुणाचल प्रदेश को, नेफा भी। अगला प्रश्न, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता कौन थे। ए, शेख अब्दुल्ला। बी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख अमानतुल्लाह खान। डी कोई नहीं। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान उस समय पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत द्वारा अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया तो वो किया था 1974 में। कहाँ पर, राजस्थान के कहाँ किया गया दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। और इस परमाणु परीक्षण को दोस्तों क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इस परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया। इसमें 2 परमाणु परीक्षण किए गए और इसमें भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इसमें भारत की प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी गठन किसने किया। तो इंडियन नेशनल आर्मी गठन किया था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मदद से सुलझाया गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल विवाद था वो किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया, वो है दोस्तों विश्व बैंक। प्लीज़ इसी बात पे तो वीडियो पर लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सभी ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे कि इस नोट्स के पढ़ने के बाद दोस्तों आप अच्छे से नहीं बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, ना उत्तीर्ण होंगे बल्कि आपका बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा दोस्तों। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए वो आप हल कर सकने के योग्य में रहेंगे, स्थिति में रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19। 1974 में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया, इसके लिए भारत में क्या तर्क दिया गया। ए, भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण कहा। बी, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्य में करने का वादा किया। सी, पहले प्रयोग नहीं करने का वादा किया। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है।
अगला है प्रश्न नंबर 20, भारत तथा चीन किस अंतर्राष्ट्रीय रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो भारत और चीन जो है जिस अंतर्राष्ट्रीय रेखा द्वारा अलग होते हैं उसका नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा। चलिए अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों विघटन हुआ था 1964 में। जी हाँ, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन हो जाता है। जी ध्यान रखिएगा, अब होता है 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन हो जाता है। प्रश्न नंबर 23, भारत और चीन के साथ निम्नलिखित में से किस मुद्दे को लेकर संघर्ष रहा? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी पेंगुइन लेक। ये है दोस्तों पेंगुइन लेक। तो भारत और चीन की सीमा बीच जो विघटन रहा है या मुद्दा रहा है वो उपयुक्त सभी रहा है। ठीक है, अभी ताज़ा जो विवाद है दोस्तों डोकलाम का भी रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के तनाव का मुख्य कारण क्या है? बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत में लगातार आना, सी पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक ताकतों का उदय, सी बंगला बंगाल की सेना द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार। तो सभी उपरोक्त सभी जो है इसको सही उत्तर है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर है 225, भारत द्वारा चीन को मान्यता कब दी गई? तो भारत द्वारा चीन को मान्यता दी गई ए 1949, बी 1950, सी 1952, डी 1890। तो भारत द्वारा चीन को मान्यता दी गई थी दोस्तों ए 1949 ईस्वी में भारत ने चीन को मान्यता दी थी। यानी आज़ादी होते ही भारत ने चीन को तुरंत ही मान्यता दी थी। और चीन को मान्यता देने वाला दोस्तों भारत जो है पहला देश है। जी हाँ, पहला देश था। अरब इसराइल युद्ध कब हुआ? ए 1980, बी 1973, सी 1974, डी 1975। तो अरब इसराइल युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों अगर हम अरब इसराइल युद्ध की बात करें तो अरब इसराइल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1973 ईस्वी में, 1973 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा अपनी परमाणु नीति कब बनाई गई? तो भारत द्वारा जो पहले अपनी परमाणु नीति बनाई गई थी वो थी 2003 में, और इसका नाम क्या दिया? नो फर्स्ट यूज। भारत में किसके नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी होमी जहांगीर बाबा, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी कोई भी नहीं। तो भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। जी हाँ, किसके नेतृत्व में? होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में जो है भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, P5 से संबंधित देश नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। तो दोस्तों इसमें से P5 की अगर बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जो है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना जो है P5 के सदस्य, जबकि भारत P5 के सदस्य नहीं है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं? तो अगर भारत की बात करें टोटल दोस्तों कितने परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं तो हमारे पास विकल्प है 20, बी 21, सी 25 और डी 46। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल जो परमाणु बमों की जो सक्रियता की संख्या है वह है दोस्तों 21 या 21 जो है परमाणु रिएक्टर जो सक्रिय हैं। CTBT पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो CTBT पर अगर हस्ताक्षर की बात करें तो वो किया गया दोस्तों 1996 में, 1996 में CTBT पर हस्ताक्षर किया गया। अगला CTBT किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप सामने आई? तो CTBT दोस्तों जो है वो जिस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप सामने हुआ है जिनेवा संधि। जिनेवा संधि के परिणाम स्वरूप CTBT के सम्मेलन में परिणाम सामने आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 32, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई? ए 1968, बी 1970, डी सी 1990 और डी 1972। तो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT, जी हाँ NPT परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी 1968 में। वर्तमान समय में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में कितने देश शामिल हैं? तो वर्तमान में समय में CTBT में जो शामिल देशों की संख्या वो कितनी है दोस्तों? उस देशों की संख्या 184, 184 जो देश जो हैं वो CTBT में हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को समाजवादियों ने कितने चरणों में विभाजित किया? तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को समाजवादियों ने दोस्तों 3 चरणों में विभाजित किया है, 1950 से 1970। ठीक है, पहला है, फिर दूसरे में विभाजित कर दिया, इसी पर तीसरा फिर चौथा। तो ये लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के दोस्तों जो चरण है जिसको समाजवादियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारत 1980 के दशक को द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की संख्या किसको दी गई? तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? वह है दोस्तों योगेंद्र यादव। जी हाँ, योगेंद्र यादव द्वारा द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की संज्ञा दी गई।
भारत में किस वर्ष इजराइल को मान्यता दे दी थी? भारत ने दोस्तों वर्ष 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया? ठीक है, बताइए दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब की गई। ये आपको दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों करते हैं। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया? 1940, 1942, 1955, 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? तो नेहरू जी की विदेश नीति के दोस्तों जो 3 बड़े उद्देश्य थे, अगर हम बात करें नेहरू जी के 3 बड़े उद्देश्यों की, इसमें वो था उपरोक्त सभी, यानी कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प है। 1956 में ब्रिटेन में ने स्वेज नहर के मामलों को लेकर किस पर आक्रमण किया? तो 1956 में ब्रिटेन ने दोस्तों स्वेज नहर के मामलों को लेकर आक्रमण किया था किस पर? मिस्र पर। जी हाँ, मिस्र पर आक्रमण किया था किसने? ब्रिटेन ने 1956 में। और 1956 में ही दोस्तों ब्रिटेन जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था गमाल अब्दुल नासिर के द्वारा। 1956 में सोवियत संघ ने डैश पर आक्रमण किया। 1956 में सोवियत संघ ने दोस्तों किस पर आक्रमण किया था? डैश बताइए। तो 1956 में सोवियत संघ ने किस पर आक्रमण किया था? वह है दोस्तों आपका हंगरी। ए सही विकल्प क्या है? 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था। ए इसका सही विकल्प है। चलिए अगला है, नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। तो नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई सम्मेलन का संबंध का आयोजन किया था। वो है दोस्तों मार्च 1947, यानी बी इसका सही विकल्प है। अगला है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन दोस्तों 1955 में बार्डू में हुआ था। और इसी एफ्रो एशियाई सम्मेलन में दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कह सकते हैं कि अब नींव भी पड़ी थी और इसे 1961 में बेलग्रेड में संपन्न कर लिया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन पड़ी थी? वो है दोस्तों गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन की नींव पड़ी थी वो है बार्डू सम्मेलन 1955। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में दोस्तों। और गुटनिरपेक्ष इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया, नैम। और नैम की जो स्थापना में जो प्रमुख सदस्य थे आपको पता है दोस्तों, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, घना के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के। तो इस तरह से आपके 5 जो लोग थे वो आपको याद रखना है। इससे पहले चैप्टर में दोस्तों उसको मैंने करा रखा है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो पहला सम्मेलन 1961 में कहा हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था। जहाँ पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। क्लियर। चलिए चीनी क्रांति का भी, तो चीनी क्रांति का भी दोस्तों, तो चीनी क्रांति ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। तो दोस्तों चीनी जो क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था दोस्तों 29 अप्रैल 1954। जी हाँ, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा जो है मध्य ये समझौता हुआ था। चलिए, पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो पंचशील समझौते की तरफ से जो मैंने आपको पहले बता दिया था, किसने? चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू ने 5 समझौते किए गए थे। भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद हुआ था? भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद हुआ था? ये आपको, जैसे अगर हम बात करते बार बार कि भारत और चीन के बीच किन सीमा रेखा बीच विवाद हुआ, सीमा विवाद था तिब्बत पर चीन का कब्जा, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण किया जाना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा।